नमस्कार दोस्तों। तो जब डोनाल्ड ट्रंप अब यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और उन्होंने पूरी तरीके से एक यूएस का जो फेडरल सिस्टम है उसके ऊपर एक कंट्रोल ले लिया है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा वो कंट्रोल कैसे लिया और किसको किस चीज़ को पूरा कंट्रोल कहते हैं। बट एक तरीके से आप ये समझ लो कि जब से उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल लिया है, ऐसा मानना है लोगों का कि डोनाल्ड ट्रंप विल बिकम अ डिक्टेटर और ये यूएस में पहली बार डिक्टेटरशिप की शुरुआत होगी। बिकॉज इसके पहले जितने प्रेसिडेंट्स आए जिनको इतनी बड़ी मेजॉरिटीज़ मिली हैं, वो उन प्रेसिडेंट के साथ चीज़ ये थी कि देवर मोस्टली डेमोक्रेट्स, और जो रिपब्लिकन्स भी आए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा काम किया। जैसे अब्राहम लिंकन को काफ़ी लोग चाहते थे, बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी थी उनकी, तो उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश किया, अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल किया। बट बहुत सारे डेमोक्रेट्स आपको ये चीज़ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम देश छोड़ रहे हैं। बहुत सारे फिल्म बॉलीवुड और ये हॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो कहते हुए नज़र आ रही हैं कि हम देश छोड़ करके दूसरे देशों में जा रहे हैं, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है क्योंकि वो एक डिक्टेटरशिप लेकर के आ जाएंगे, वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करेंगे और ये चीज़ होने वाली है। तो इसी को अगले 7-8 मिनट में समझते हैं कि क्या यूएस में डिक्टेटरशिप पॉसिबल भी है कि नहीं है। अब जैसे आप अगर यूएस का पूरा सिस्टम देखो चेक्स एंड बैलेंसेस चीज़ होती है जहाँ पर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर पूरी तरीके से चेक रहता है। आई होप आपको ये पता होगा। तो जब भी कोई एक स्ट्रांग गवर्नमेंट होती है, और सबसे खास बात ना, सबसे ज़्यादा यकीन जो कहीं की भी किसी भी डेमोक्रेसी में इंसान करता है वो कोर्ट्स के ऊपर यकीन करता है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी कोई गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांगली आती है तो सिंपल सी हर जगह की रीत है, हर कंट्री की ये रीत है कि कोर्ट जो है यानी कि जो जुडिशरी है दैट टेंड्स टू बी सबमिसिव अनलेस और अंटिल कोई बहुत आर्बिट्रेरी डिसीजन ना आ जाए। जैसे अभी रिसेंट में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में जो पूरा बुलडोजर एक्शन चल रहा था, आया सुप्रीम कोर्ट का ना डिसीजन उसके ऊपर, वो बहुत ही आर्बिट्रेरी एक्शन था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने किया इंटरफेयर। लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पर बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट है वहाँ पर जो जुडिशरी है वो थोड़ा सा सबमिसिव होकर चलता है। जहाँ पर एक वीक गवर्नमेंट है, जुडिशरी जो है वो ओवर पावर करने की कोशिश करता है। ऐसा आपने टाइम टू टाइम देखा होगा। उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं, समझेंगे उस चीज़ को। अब यहाँ पर बस एक टाइम ऐसा था, एक ही अपवाद है इसका, इंदिरा गांधी का टाइम, कि उनकी गवर्नमेंट भी बड़ी स्ट्रांग थी लेकिन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी उस टाइम का बहुत स्ट्रांग हुआ करता था और इसीलिए आपको इतने क्लैश और ये सब कुछ देखने को मिला था। सेम वही सिस्टम यूएस के अंदर में भी है। समझते हैं हुआ क्या है यूएस में, लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि डिक्टेटरशिप आ जाएगी और चेक्स एंड बैलेंसेस। अब जो एनालिस्ट हैं जिनकी रिपोर्ट्स मैं आपको कोट कर रहा हूं, उनका कहना है कि देखो चेक्स एंड बैलेंसेस तो सफ़र करेंगे। जाहिर सी बात है, किसी भी कंट्री में अगर इतने बड़े कोई मार्जिन से आता है और पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेता है तो जाहिर सी बात है चेक्स एंड बैलेंसेस तो सफ़र करेंगे। लेकिन डिक्टेटरशिप लाना यूएस में इंपॉसिबल है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखो, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो उन्होंने पूरी तरीके से व्हाइट हाउस का कंट्रोल तो ले ही लिया है। अब ये एक ऐसा अजीब सा समीकरण बना है जो उनके फेवर में, जहां पर उन्होंने पूरे ट्रिफेक्टा का ही कंट्रोल ले लिया। ट्रिफेक्टा का कंट्रोल का मतलब क्या है? एक ऐसी सिचुएशन होती है जो बहुत कम प्रेसिडेंट्स को ये सिचुएशन ऐसी मिलती है कि उनके पास व्हाइट हाउस का तो पूरा कंट्रोल है ही कि वो खुद प्रेसिडेंट हैं, उसके साथ साथ सेनेट का भी पूरा कंट्रोल है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का भी पूरा कंट्रोल है उनके पास। और ये सिचुएशन आ गई है डोनाल्ड ट्रंप के पास। अब जब ये ट्रिफेक्टा उनको अचीव हो गया, जैसे इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में 2019 की जो गवर्नमेंट बनी थी, जहां पर एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पर राज्यसभा में भी मेजॉरिटी बीजेपी की, सिर्फ बीजेपी की, मैं एनडीए की भी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बीजेपी की, और उसके बाद लोकसभा में भी मेजॉरिटी आ गई। उसके बाद आप प्रधानमंत्री तो है ही अपना, और उसके बाद कोर्ट्स का आपको पता ही है। ये सारी जो सिचुएशंस हुई तो उसको कहा गया मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में भी सरकार अपनी। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इसको आप कह सकते हो कि ये एक आइडेंटिकल सिचुएशन थी जहाँ पर ये एक यूटोपिया था किसी भी प्रधानमंत्री के लिए चीज़ करने के लिए, और इसीलिए इतने बड़े डिसीजंस 370 जैसे डिसीजंस लिए जा सके। सेम हाल यहाँ पर है। ये ट्रिफेक्टा अचीव हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप को, और इसीलिए लोगों का ऐसा मानना है कि ये डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है और यूएस जो है, यूएस में डिक्टेटरशिप शुरू हो रही है। इंडिया में भी बहुत लोगों ने डिक्टेटरशिप है, ये है, वो है, बकवास किया था, लेकिन पॉसिबल इतना आसान नहीं है आज की डेट में डिक्टेटरशिप ला पाना। अभी आपको समझ में आ जाएगा। और ख़ास तौर से यूएस जैसे देश में तो बहुत ही मुश्किल है, भारत जैसे देश में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जहाँ पर स्टेट्स होंगे और स्टेट्स के पास कोई भी थोड़ी भी पावर होगी, वहाँ पर आपका डिक्टेटरशिप लाना लगभग इम्पॉसिबल है। और ऐसा तो है नहीं कि पूरा क्लीन स्वीप है कि सारे स्टेट्स में सरकार है अपनी, मतलब इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, सारे स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, दूसरे की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर। तो ये बकवास की बातें हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। यूएस के पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं।
अब एनालिस्ट का ये कहना है कि देखो ऐसे पहली बार नहीं हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसी सिचुएशन आई है। ऐसी सिचुएशन जॉर्ज बुश ने भी देखी है, जहां पर उनके पास तीनों हाउसेस के, मतलब कि व्हाइट हाउस का भी कंट्रोल है, सेनेट का भी कंट्रोल है और रिप्रेजेंटेटिव्स का भी कंट्रोल है। उन्होंने अपने फायदे में उसको लिया। बराक ओबामा के टाइम पर भी ऐसी सिचुएशन बनी थी जहां पर उनके पास पूरा कंट्रोल था। बस जुडिशरी में उस टाइम पर एक व्यक्ति थे जो कि कंजर्वेटिव थे, जो चीफ जस्टिस थे उस समय पर, जिनका नाम था जॉन रॉबर्ट्स। उन्होंने ठीक ठाक अच्छा खासा परेशान किया था उस टाइम पर बराक ओबामा को, और बहुत सारे डिसीजंस आपको मिल जाएंगे जहां पर जॉन रॉबर्ट्स ने ऐसी की तैसी कर रखी थी। तो ये तो खैर ओबामा की बात आप छोड़ भी दो, तो जॉर्ज बुश के पास तो था ही उतना कंट्रोल कि वो कुछ भी किया, और उन्होंने अपने बेनिफिट में उसको यूज़ भी किया। बहुत बड़े बड़े डिसीजन उस टाइम पर लिए हुए हैं। तो अभी की जो सिचुएशन है जहां पर तीनों जगह के कंट्रोल तो हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास, वो यूनिक तो है, लेकिन डिक्टेटरशिप आ जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बस ये है कि चेक्स एंड बैलेंसेस थोड़ा सा इधर उधर होगा। इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो जॉर्ज बुश ने, जैसे मान लो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जैसे ही मेरी गवर्नमेंट आएगी मैं क्या करूंगा कि जितना भी यूएस का बॉर्डर है उस पर मिलिट्री लगा दूंगा, डिप्लॉय कर दूंगा वहां पर मिलिट्री। और जो वो बॉर्डर मैक्सिको के साथ में लग रहा है, कई सारे स्टेट्स का बॉर्डर लग रहा है मैक्सिको के साथ, तो वहां पर मैं पूरी वॉल की तरह एक मिलिट्री लगा दूंगा, वॉल बनवाऊंगा, ये करूंगा। अब मिलिट्री लगवा पाना जो वो कह रहे हैं और वो करना, बहुत फ़र्क है उसमें। वो अपनी विम्स एंड फैंसीज पर बिल्कुल भी ये मिलिट्री एक्शन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इवन इंडिया से भी ज़्यादा स्ट्रांग फेडरेशन। आपको पता ही है कि इंडिया में तो फिर भी आपको सेंटर कई जगह कई मैटर्स पर प्रिवेल करता हुआ नज़र आ जाएगा, या इमरजेंसी के टाइम पर, जो कि मैंने डिस्कस किया पॉलिटी वाली अपनी वीडियोस में, कि इमरजेंसी के टाइम पर कितना पावर आ जाती है सेंटर के पास, वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। बट यूनाइटेड स्टेट्स में तो वो भी सिचुएशन नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स का तो फेडरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और वहाँ पर सेंटर इज़ वे स्ट्रांगर देन स्टेट इज़ वे स्ट्रांगर देन सेंटर। वहाँ पर ऐसा कर पाना बिना स्टेट्स की परमिशन के, बिना स्टेट्स के ऑर्डर्स के, बिल्कुल लगभग इम्पॉसिबल है। तो इसलिए किसी का ये कह देना खुले मुंह से कि डिक्टेटरशिप ही आ जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स में, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और आपने वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप देखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। जिस देश में ड्यूअल सिटीजनशिप है, ड्यूअल सिटीजनशिप दोनों तरीके की है। एक तो ये ड्यूअल सिटीजनशिप है कि मतलब आप यूएस के सिटीजन होते हुए कहीं और के भी सिटीजन हो सकते हो किसी और देश के, लेकिन ड्यूअल सिटीजनशिप का एक और मतलब है कि एक तो आप यूएस के सिटीजन हो गए, उसके साथ आप जो स्टेट है, मान लो फ्लोरिडा के सिटीजन हो, तो उसका भी अलग से सिटीजनशिप होगा आपके पास, उसको भी ड्यूअल सिटीजनशिप कहते हैं। तो जिस कंट्री में ऐसा ड्यूअल सिटीजनशिप का सिस्टम हो, ऐसा स्टेट्स की पावर्स का सिस्टम हो, ऐसे इतने स्ट्रांग फेडरेशन हो, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे या किसी भी व्यक्ति के लिए एक डिक्टेटरशिप ला पाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो ये बकवास की बातें हैं, ये सिर्फ एक भ्रांति फैलाई जा रही है लोगों में, एक डर पैदा करने के लिए, एक पूरा माहौल क्रिएट करने के लिए किसी गवर्नमेंट के खिलाफ। ये वही माहौल क्रिएट किया जा रहा है। उसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी जो है, अब वो रिपब्लिकन पार्टी बची नहीं है, वो अब ट्रंप की पार्टी हो चुकी है। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको आप पार्शली करेक्ट और पार्शली रॉन्ग कह सकते हो। पार्शली करेक्ट क्यों कह सकते हो? क्योंकि देखो ट्रंप का जितना बड़ा फैन बेस है और जितना कंट्रोल वो पार्टी के ऊपर रखते हैं, जब वो प्रेसिडेंट नहीं भी थे तब भी आप उनका कंट्रोल जो पार्टी के ऊपर देखोगे वो है तो बहुत ज़बरदस्त। क्यों? क्योंकि उनके पास जो रिपब्लिकन पार्टी से हटके भी अगर आप देखो तो कोर जो बहुत ही कंजर्वेटिव लोग हैं वो ट्रंप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि ट्रंप ने डीप स्टेट के खिलाफ एक पूरी लड़ाई छेड़ दी है। अब डीप स्टेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दो बड़े प्रेसिडेंट्स यानी कि जॉर्ज H.W. बुश, उसके अलावा जॉर्ज W. बुश, दोनों इस बात को मान चुके हैं कि यूएस के अंदर एक स्पेशल इंटरेस्ट होता है कुछ लोगों का, जिनका कंट्रोल सीधा सीधा यूएस की गवर्नमेंट पर होता है। कौन है ये लोग? ये लोग बिग बिजनेस हाउसेस हैं या इवेंजेलिकल ग्रुप्स हैं। बिग बिजनेस हाउसेस तो आप समझ ही गए होंगे, इवेंजेलिकल ग्रुप्स मैं आपको समझा देता हूँ। इवेंजेलिकल ग्रुप्स बेसिकली, इवेंजेलिकल जो हैं वो कौन है? जैसे क्रिश्चियंस दो तरीके के होते हैं ना, कैथलिक हैं, एक प्रोटेस्टेंट्स हैं। अब प्रोटेस्टेंट्स का एक सब ग्रुप है इवेंजेलिकल्स, और ये जो इवेंजेलिकल ग्रुप्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो यूएस में फैले हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स होते हैं ये, और इनका गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। जैसे आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम है डगलस को। 2004-5 के टाइम पर गवर्नमेंट के ऊपर उसका कितना कंट्रोल था उस व्यक्ति का, उस बारे में आप जा करके सर्च कर सकते हो, या आप नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री है द फैमिली करके,
डगलस को के ऊपर ही पूरी वो बनी हुई है, द फैमिली करके डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पर, आप जा करके उसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन इवेंजेलिकल ग्रुप्स का एक्चुअल में, और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं है। उस समय पर एक टाइम ऐसा आया था जब रशिया में भी ठीक ठाक कंट्रोल था इनका, फ्रांस में भी ठीक ठाक कंट्रोल है इनका। हर देश के लीडर्स जो हैं वो इन इवेंजेलिकल ग्रुप्स के लीडर से मिलने चले आ रहे हैं। डगलस को से जर्मनी के चांसलर की मीटिंग हो रही है, फिर वहाँ से आपका ये फ्रांस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं मिलने, फिर जितने लोग यूएस आ रहे हैं सरकारी गेस्ट बन के, वो डगलस को से उनकी मुलाकात हो रही है। डगलस को जो है वो सीधा व्हाइट हाउस में उसकी एंट्री है। तो इस तरीके की जो इवेंजेलिकल ग्रुप्स हैं वो उनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है, और इसी को अब धीरे धीरे इन्हीं के जो सब पूरे ब्रांचेस हैं वो एक डीप स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनते हैं। ट्रंप ने सीधी लड़ाई उस डीप स्टेट के साथ में छेड़ दी कि इस डीप स्टेट का जो इन्फ्लुएंस है हम तो उसको ख़त्म करेंगे। और उसके लिए ट्रंप ने क्या किया है, उसके लिए ट्रंप ने कहीं ना कहीं जो अपना पावर है अपनी रिपब्लिकन पार्टी पे वो दिखाया है कि कोई भी व्यक्ति इस डीप स्टेट के लिए काम नहीं कर रहा है, या कोई भी अगर उस डीप स्टेट के लिए काम कर रहा है तो उसको बहुत डिस्टेंट पे रखेंगे, उसको बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में हम भागीदारी नहीं देंगे। इसीलिए आप ट्रंप के जो क्लोज एडवाइजर्स, बहुत क्लोज एडवाइजर्स अभी जो कैबिनेट में हैं वो बहुत, दे आर क्लोज टू ट्रंप बट नॉट द क्लोजेस्ट। इसीलिए आप देखोगे ट्रंप के जितने क्लोज जो एडवाइजर्स हैं दे आर इन सम थिंक टैंक्स। जैसे आप देखो इलॉन मस्क को एंट्री दी ट्रंप ने, और इलॉन मस्क नाउ इज वर्किंग फ्रॉम द गवर्नमेंट आउटसाइड द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए वो गवर्नमेंट के बाहर से काम करेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखो तो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है हेरिटेज फाउंडेशन। ये हेरिटेज फाउंडेशन भी समझ लो उन 100 कंजर्वेटिव लोग का पूरा एक ग्रुप है, वो एक थिंक टैंक है जिसने प्रोजेक्ट 2025 के बारे में आपने सुना होगा। ये प्रोजेक्ट 2025 बेसिकली ये काम ही इसीलिए करता है कि हमें डीप स्टेट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन है वो दोबारा लोगों के हाथों में वापस सौंपना है। हालांकि इस प्रोजेक्ट 2025 में और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, अबॉर्शन के राइट्स को लेकर के लिखा हुआ है। उसके बाद उसके साथ तो ट्रंप ने इसको सपोर्ट किया था प्रोजेक्ट 2025 को, बाद में फिर बैकआउट करना पड़ा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम था जो हेरिटेज फाउंडेशन ने पब्लिश किया था। तो ट्रंप इसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे, बाद में उन्होंने बैकआउट किया था जानबूझ करके। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रोजेक्ट 2025 वो इंप्लीमेंट करेंगे, डीप स्टेट के खिलाफ पूरी लड़ाई वो छेड़ेंगे। और डीप स्टेट बहुत ज़्यादा नाखुश है इस चीज़ से। आप समझ लो 2020 में एक हिंसा हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इन्हीं रिपब्लिकन्स का जो कोर रिपब्लिकन्स नहीं सॉरी जो कोर कंजर्वेटिव्स हैं उनका मानना था कि डेमोक्रेट्स ने चीटिंग की है इलेक्शन में। उसके ऊपर कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में कि डेमोक्रेट्स ने चीटिंग से वो इलेक्शन जीत लिया है, अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप ही वो इलेक्शन जीत रहे थे, और उसमें डीप स्टेट का बहुत बड़ा रोल था ऐसा मानना था। और उसके बाद एक हिंसा हुई थी, बहुत लोगों को पकड़ करके जेल में भर दिया गया था उसके बाद। तो ये प्रोजेक्ट 2025 क्या अब इम्प्लीमेंट होगा, और हेरिटेज फाउंडेशन जैसे जो थिंक टैंक्स हैं क्या वो सच में टक्कर ले पाएंगे डीप स्टेट से, वो कल्चर से, इस सब चीज़ों से वो लेकर आएंगे, वो बहुत बड़ा सवाल है। तो डिक्टेटरशिप लाने के लिए वो ये सब करें, दीज ऑल थिंग्स आर मीन्स टू एन एंड। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ये डिक्टेटरशिप लाने के लिए किया जा रहा है। और लोगों को, जनता ने अगर उनको वोट दिया है तो उनको भी समझ में आ रहा है कि वो किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप यूएस के किसी नेटिव व्यक्ति से पूछोगे या जो व्यक्ति यूएस में रह रहा है उससे आप पूछोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा कि ऊपर की हायरकी, ऊपर के सर्कल्स में कितनी ज़्यादा करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। और ये सिर्फ आप इंडिया में या यूके में नहीं देखोगे, यूएस वगैरह में भी ये करप्ट प्रैक्टिसेस है, इवन रशिया में भी ये करप्ट प्रैक्टिसेस है। ऊपर के कुछ सर्कल्स होते हैं जो पूरे तरीके से देश चला रहे होते हैं, इनकी लड़ाई उसके खिलाफ ही है। अब्राहम लिंकन की लड़ाई उसके खिलाफ थी जब उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश किया था, आपको पता है। उसके बाद जस्ट उसके बाद सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे स्टेट्स थे जो कि एंड ही नहीं करना चाहते थे। वो स्टेट्स क्या थे, वो कुछ बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे जो उसको एंड नहीं करना चाहते थे स्लेवरी को, और उन्होंने अब्राहम लिंकन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी जिसमें टेक्सास, फ्लोरिडा जैसे स्टेट्स थे। उन्होंने कहा कि हमें सेसीड कर दो भाई, हटा दो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हमें नहीं रहना है। तो वो भी यूएस उस दौर को भी देख चुका है और इस दौर को भी देख लेगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी ने अभी अपना यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है, और ये प्राइस जिस यूपीएससी सीएससी की तैयारी के लिए आप 1.5-2 लाख रुपए खर्च करते हो, अनअकैडमी ने उसमें 50-60%
प्राइस डिक्रीज़ करके उसको सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रहे होंगे, प्लस इसके साथ साथ में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा, स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी मिलेंगे। अगर आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप कैप्स में APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।